तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए सीधा टारगेट रहेगा, क्योंकि अगर अंतिम दिन में जो कि आपका एग्जाम 5 जून से स्टार्ट है, अगर आप 5 जून से पहले ये सभी टॉपिक पढ़कर जाते हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये एग्जाम में आना ही आना है, ये फिक्स टॉपिक है। बोले तो आपका स्पोर्ट करंट अफेयर हो गया, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में पूछा जाएगा। पुरस्कार और सम्मान हो गया, संगठन हो गया, यानी कि किस संगठन का हेडक्वार्टर, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अंतरिक्ष मिशन जैसे कि नासा, डीआरडीओ, इसरो ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है। सम्मेलन और बैठकें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन होते हैं किस देश में उसका आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की है, उसका उद्घाटन किसने किया है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस एग्जाम में करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। और महत्वपूर्ण दिवस हो गया, एक क्वेश्चन फिक्स है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। और आपका हो गया एक सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम, अपॉइंटमेंट हो गया। और इसके बाद आपका रैंक इंडेक्स हो गया, प्रमुख लेखक हो गए, बुक्स एंड ऑथर, और प्रमुख त्यौहार हो गया कि कौन सा त्यौहार कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। इकोनॉमी, भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और बायोलॉजी। और मैं आपको जो डेटा एनालिसिस में आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि 2020 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें बायो में, यानी कि साइंस की बात करें कि बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे बायोलॉजी के, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे गए थे। तो यानी कि आप ये फिक्स करिए कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा एनटीपीसी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा, तो आपको बायोलॉजी पे फोकस करना है। तो इसलिए मैं बायोलॉजी के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा। तो यानी कि आज का जो हमारा टारगेट रहेगा ये 15 से 16 टॉपिक का टारगेट रहेगा, जिसमें मैं आपको अलग अलग टॉपिक के 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मैं कवर कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा, और किसी का कमेंट आया था कि सर आप सारे क्वेश्चंस हिंदी में इंक्लूड करते हैं तो आप इंग्लिश भी उसमें इंक्लूड करिए। जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी इंग्लिश ट्रांसलेट मैंने यहाँ पे कर रखा है कि जिससे कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो भैया ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो सर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये रूस से लिया गया है, तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि रूस से हमने क्या लिया है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर, यानी कि टैक्स के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क, यानी कि कस्टम ड्यूटी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, यानी कि जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर को सीमा शुल्क कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आयात और निर्यात पर लगाए गए जो कर है, जो टैक्स है, उसे सीमा शुल्क कहा जाता है वस्तुओं पर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंडर विच आर्टिकल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 के ए में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था वर्ष 2024 में। और ये जो करंट अफेयर्स आपको मैं कवर करा रहा हूँ ये लास्ट 1 ईयर का है, इसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, क्योंकि अपडेटेड करंट अफेयर्स अब का थोड़ी पूछा जाएगा, वो तो पिछले वर्ष का पूछा जाएगा। तो जो 16वें वित्त आयोग का गठन, जो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे अपॉइंट किया गया है, तो अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। और अंतिम दिन में जो करंट अफेयर्स याद करने में जो मदद देगा वो आपका फोटो मदद देगा, क्योंकि फोटो के जरिए ही अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया किसी शिफ्ट में तो आपसे क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा अगर आपने फोटो को ध्यान से पढ़ा, उसमें जो चीज़ लिखी है और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा, तो आपसे क्वेश्चंस गलत होने का कोई चांसेस नहीं बनता है। तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष अपॉइंट किए गए थे 2024 में, अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि 20 रुपए के नोट में
आगे और पीछे कौन सी तस्वीर छपी हुई होती है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो महात्मा गांधी आपने देखा होगा, और पीछे जो बैक कवर है नोट का उसमें एलोरा की गुफाओं का चित्र दिया गया है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 20 रुपए के नोट के पीछे जो चित्र है वो किसका है, वो एलोरा की गुफाएं का है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और आपको मैं पूरी लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ कि किस रुपए की नोट में कौन कौन से चित्र हैं। यानी कि 10 रुपए में अगर हम लोग बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपए के नोट 20 रुपए के नोट की बात करें तो एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। और 50 रुपए नोट की बात करें तो हाथी के साथ हम्पी का चित्र दिया गया है। 100 रुपए नोट में बात करें तो रानी की वाव का चित्र दिया गया है। 200 रुपए के नोट की बात करें तो सांची का स्तूप का चित्र दिया गया है। 500 रुपए की नोट की बात करें तो भारतीय झंडे के साथ लाल किला का चित्र दिया गया है। 2000 की नोट की बात करें तो मंगलयान का चित्र दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है लिस्ट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, फिक्स है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, साहूकार। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारतीय अधिनियम 1909 है इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, और जिसमें लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना। हो सकता है कि इससे बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। तो आपसे ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और पहली बार भारतीयों को इंपीरियल विधान परिषद की सदस्यता भी दी गई थी, तो ये इस अधिनियम में। तो ये सभी आपको याद रखना है। और ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये क्या है? तो यह एक संशोधन अधिनियम था जिसमें केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 सदस्य कर दी गई थी, और इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करें कि सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 क्या है? तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा इसे बनाया गया था, और गोलमेज सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई थी, और दलित वर्गों और अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव किया गया था इसके अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि डोंग जून किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? डोंग जून। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? हु वॉन द पद्म विभूषण अवार्ड इन द ईयर 1971 में किसने जीता था पद्म विभूषण को? तो राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1971 में। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन से बी होगा उदय शंकर, ठीक है। उदय शंकर को वर्ष 1971 में पद्म विभूषण दिया गया था, और ये एक भारतीय नर्तक थे। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? तो किस वर्ष प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य लड़ा गया था। तो किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो नवाब था उसके बीच लड़ा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
अगला है कि 1 जनवरी 2024 में कितने देश ब्रिक्स समूह में शामिल किए गए हैं। अब इस तरीके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, क्योंकि टीसीएस में 2024 में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप ये समझ लीजिए कि टीसीएस इसका एग्जाम करवा रही है, तो एनटीपीसी का भी एग्जाम वही करवा रही है। तो पैटर्न सेम है कि जो 2024 में पूछा गया था वो 2025 में भी पूछा जाएगा। तो 1 जनवरी 2024 में कितने ब्रिक्स समूह में कितने देश शामिल हुए हैं, तो 5 देश शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वो 5 देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप फोटो के जरिए देख सकते हैं कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये टोटल 10 सदस्य हो गए हैं। अब 10 सदस्य ऐसा कि ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। अब इसके साथ साथ 5 जो नए सदस्य देश शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट हो गया यानी कि मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया। तो ये 5 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि टोटल 10 हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। तो कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था, WTO को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1995। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। और भी संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्थापना कब हुई थी, यानी कि WTO की स्थापना कब की गई थी, 1995 में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें यानी कि IMF की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी, UNDP की, तो 1965 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और वाशिंगटन DC में भी इसका हेडक्वार्टर है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है जहाँ पर, तो वर्ल्ड बैंक का भी वहाँ पर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि गुवाहाटी किसका मुख्यालय है, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। तो ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि इसरो किस वर्ष तक अपने चंद्रयान 4 मिशन के द्वारा चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रहा है, किस वर्ष तक। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2040 तक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि डैश कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉयस्टिक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये किसकी पुस्तक है। तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। अब अरुंधति राय की पुस्तक जो है ना वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि जो RPF SI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन इन्हीं की पुस्तक से पूछा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक पुस्तक और है द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। तो ये भी इनकी एक पुस्तक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस इनकी अरुंधति राय की पुस्तक है। एक तो ये पुस्तक हो गई और एक ये वाली पुस्तक हो गई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो ये भी अरुंधति राय की है और ये वाली भी पुस्तक अरुंधति राय की है द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। तो दोनों पुस्तक आपको याद रखना है, हो सकता है कि किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ दिया जाए। अगला है कि कौन विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बन गए हैं। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणधीर जायसवाल टुक चार्ज एज स्पोक पर्सन ऑफ द मी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। टेलीग्राम हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, इसके संस्थापक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, तो पावेल ड्यूरो। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2024 में प्रदान किया गया है।
तो 2024 में जो प्रदान किया गया है लच्छू महाराज पुरस्कार, ये कितने लोगों को टोटल दिया गया है? तो 10 लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे फोटो देखिए कि कि जो लच्छू महाराज अवार्ड है, एक तो हेमा मालिनी को दिया गया है, ठीक है, सायरा बानो को दिया गया है। अब इनके अलावा 8 हस्तियां और हैं जिनको प्रदान किया गया है, टोटल 10 लोगों को दिया गया है। तो अब इसके बाद आपको मैं पहले पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ कि जो 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार दिया गया है 10 लोगों को। अब आपसे किसी ना किसी शिफ्ट में ये पूछ लिया जाएगा कि 2015 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो उमा शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2016 के लिए किसको दिया गया है? रमा वैद्यनाथन को दिया गया है। 2017 के लिए किसको दिया गया है? तो उमा डोगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 के लिए हेमा मालिनी को दिया गया है। और 2018 के लिए यानी कि हेमा मालिनी को भी 2018 के लिए दिया गया है और संध्या पुरीचा को भी 2018 के लिए दिया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखना। 2019 के लिए किसको दिया गया है? सायरा बानो को दिया गया है, ठीक है। और मलाबिका मित्रा को 2021 के लिए दिया गया है। और इसके बाद प्राची शाह को 2022 के लिए दिया गया है, ठीक है। 2023 के लिए असीम बंधु को दिया गया, भट्टाचार्य को दिया गया है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2024 के लिए किसको प्रदान किया गया है? पंडित राजेंद्र गंगानी को दिया गया है। तो लच्छू महाराज पुरस्कार टोटल 10 लोगों को दिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि 2024 के लिए किसको दिया गया है? राजेंद्र गंगानी को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना। हो सकता है कि आपसे फेमस जो नाम है, जो अभिनेत्री हैं, आप उनका नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हेमा मालिनी, इनको 2018 के लिए दिया गया, इनका भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक सायरा बानो है, ठीक है, ये भी अभिनेत्री हैं, तो इनको भी दिया जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा शुक्र, वीनस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसके द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2024? तो वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। देखो, कोई भी पुरस्कार है वो हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, या फिर अर्जुन पुरस्कार हो, कोई भी पुरस्कार हो। अगर आप प्रधानमंत्री से सोच रहे हैं तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो अगर ये एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन गलत ना कर लेना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो पुरस्कार है किनको किनको दिया गया है, कितने टोटल ये प्रदान किए गए हैं? तो इस वर्ष देश के 18 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 बच्चों को प्रदान किया गया है। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां, यानी कि टोटल कितने हो गए? 19 लड़के और लड़कियों को ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 है ये प्रदान किया गया। तो 19 बच्चों को प्रदान किया गया टोटल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये 18 अलग अलग राज्यों से ये लिए गए थे, जिसमें 19 बच्चों का चयन हुआ था, और जिसमें से 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। अगला है कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गूगल से मैंने स्क्रीनशॉट ली है, जिससे कि आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता चल जाए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फाउंडर कौन है, फाउंडेशन कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद हो जाएगा। एक तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। 1927 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ पर है इसका, न्यू दिल्ली में है। और घनश्याम दास बिरला जो कि फाउंडर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाली था, 1498 में आया था भारत। और किस रास्ते, कालीकट। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के लिए सबसे पहले नया समुद्री मार्ग खोजने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डिगामा, जो कि 20 मई 1498 को आया था, और ये भारत में कालीकट पहुंचा था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि किस भारतीय को व्हाइटली पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? और ये जो व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार है, ये भैया पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखना कि पर्यावरण के क्षेत्र में व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रदान किया गया है हमारा ऑप्शन सी पूर्णिमा देवी को। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रदान किया गया है और ये पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि कौन सा राज्य पहले दीव बीच गेम्स 2024 में शीर्ष पर रहा है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलिए। अगला है कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? व्हेन डिड इंडिया विन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, कब जीता था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1983। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय भारत की तरफ से जो टीम कप्तान थे कपिल देव थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अब फिर 2011 में जीता गया था किसकी कप्तानी में? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड? तो ये किस राज्य में स्थित है साइलेंट वैली? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुप्त वंश का एक महान शासक जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो कौन था भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेरोटिड लार ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो एक ये लार ग्रंथि है जिसका नाम पेरोटिड है। अब ये कहाँ पर उपस्थित होती है? तो गाल में होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जैसे कि पेरोटिड जो लार ग्रंथि है ये कान के पास गाल में उपस्थित होती है। सबसे ज़्यादा इसमें लार परसेंट होता है, 25% होता है। आकार में बात करें तो ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद सबमैंडिब्यूलर की बात करें, ये भी एक लार ग्रंथि है, जबड़े के नीचे पाई जाती है। आपका जैसे ये जबड़ा होगा माउथ में तो उसके नीचे ये लार ग्रंथि होती है। और परसेंट की मात्रा पूछे तो 70% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मीडियम आकार की होती है, यानी कि सबसे बड़ी कौन होती है? पेरोटिड होती है, क्योंकि लार परसेंट में 25% होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परसेंट है वो 70% सबमैंडिब्यूलर की है, जो कि जबड़े के नीचे होती है ये ग्रंथि, ये लार ग्रंथि। अब एक होती है सबलिंगुअल जो कि जीभ के नीचे होती है। तो ये 5% लार जनरेट करती है और आकार में सबसे छोटी होती है। तो यानी कि मुंह में अगर हम लोग बात करें तो 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये तो तीनों आपको लार ग्रंथियाँ याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है, कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या आता है। तो सेकेंडरी में तो आपका उद्योग हो जाएगा, परिवहन टर्सरी में हो जाएगा, जो कृषि से रिलेटेड है वो प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी लिस्ट भी दिखाई दे रहा हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं और द्वितीयक तृतीयक में क्या क्या होता है। तो प्राथमिक में आपका जैसे कि कच्चा माल निकालना, ठीक है, कृषि हो गया उसमें, और मछली पकड़ना हो गया, खनन, तेल, ये सब उत्खनन जैसे गैस वाला, तो ये प्राथमिक में हो जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? कच्चे माल यानी कि विनिर्माण, ऊर्जा हो जाएगा, उद्योग, ये सभी चीज़ें हो जाएगी। अब इसके बाद तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना, यानी कि जैसे कि ये आपका उद्योग हो गया। अब उद्योग से जो चीज़ बनेगा, फैक्ट्री से जो माल जनरेट होकर बनेगा वो क्या होगा? वो आपका टर्सरी में हो जाएगा, क्योंकि उसको हम सेवाएं प्रदान करेंगे, इधर इस देश में उस देश में भेजा जाएगा, उसको हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, फिर आयात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हो जाएंगी तृतीयक में। जैसे कि अचल संपत्ति हो जाएगा आपका, व्यावसायिक सेवाएं हो जाएंगी, यह व्यावसायिक सेवाएं जो कि सेकेंड ईयर से बनकर जो निर्माण होता है, आप इस तरीके से समझिए। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, तो ये किस में आ जाएगा? ये तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीयक में क्या आता है, तृतीयक में क्या आता है, तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि किस देश ने वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भैया ये कहा जाता है हांगो नदी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वर्णित की जा सकती है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विकासशील अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन से बी रोम, रोम को कहा जाता है, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगला है कि भारत के संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद ये था कि आपसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड पॉइंट पूछा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय सरकार, दूसरा कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा कह रहा है कि एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन से एक कैबिनेट गवर्नमेंट और आपका संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीनों चीज़ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस देश ने चंद्रमा मिशन पेरेग्रीन-1 लॉन्च किया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका ने लॉन्च किया, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कि 51 वर्ष के बाद किसने लॉन्च किया है ये, तो ये अमेरिका ने पेरेग्रीन नामक ये चंद्र मिशन है जो कि लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका फोकस किस पर था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गरीबी उन्मूलन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो ये भैया कहाँ से लिया गया है आपातकालीन उपबंध, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी से। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत में व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ष 2024 में शुरू किया गया था ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार स्थापित करने के संबंध में कौन सा क्रम सही है, तो देखो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, तो ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन डी में भी है, तो बी सी तो अपने मन से ही खत्म हो जाएगा। अब लड़ाई ए और डी की है। इसके बाद डच आए थे, तो इसमें भी डच है, बिल्कुल सही है। इसके बाद ब्रिटिश आए थे, ना कि फ्रेंच आए थे, यानी कि सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर इसके बाद ब्रिटिश आए थे। आपको पता है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में स्टैब्लिश की गई थी, तो सबसे पहले ब्रिटिश आए थे, यानी कि पुर्तगाल, डच के बाद फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि डी। तो डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जो सही क्रम है वो यही है, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच आए थे बाद में। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि जो पुर्तगाल आए थे 1498 में आए थे, जो कि वास्को डी गामा आया था 1498 में भारत में, तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा। डच कब आए थे, 1598 में आए थे। ब्रिटिश कब आए थे, 1601 में आए थे, जो कि सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री लगाई गई थी। डेनिश कब आए थे, 1616 में आए थे। फ्रेंच कब आए थे, 1664 में आए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ये याद रखना। इनमें से किसकी स्थापना भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूल। अमूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, तो ऐसी बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। अब इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चक्रीय बेरोजगारी है ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी होती है, तब इसको चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो जहां वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाए, यानी कि एक काम को अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और इसका मतलब है कि वो काम 2 व्यक्तियों के लिए हो, अगर उसमें 10 लोग लगा दिए जाएं तो तब ऐसी स्थिति को, ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये चीज़ मैंने अपने खुले शब्दों में लिखी है, क्योंकि आप इस चीज़ को पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। यानी कि भाई कि कोई एक वस्तु है,
वो काम दिया गया जिसमें 2 लोगों की ज़रूरत है, अगर उसी में 10 लोगों को लगा दिया जाए तो ऐसी बेरोज़गारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहेंगे। इसके बाद मौसमी बेरोज़गारी की बात करें तो ये तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ समय में बेरोज़गार होते हैं, जब श्रम की मांग कम होती है, जैसे कि ऑफ सीज़न के दौरान कृषि। तो ये है मौसमी बेरोज़गारी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि जैसे कि खुले शब्दों में मैं आपको बताऊं कि कोई खेती है, अब उसमें जैसे गेहूं का जो समय है वो उसी टाइम समय होता है, एक टाइम होता है गेहूं बोने का और काटने का। जब गेहूं को काट लिया जाए तो ये तो मौसमी बेरोज़गारी है कि उसमें लोगों को काम मिलेगा, लोग गेहूं काटेंगे, गेहूं इकट्ठा करेंगे। तो अब इसके बाद जब इसकी खपत कम हो जाएगी, जब इसकी उसका मौसम ख़त्म हो जाएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, फिर बेरोज़गार हो जाएंगे। यानी कि कुछ समय बाद काम मिला, फिर कुछ समय बाद काम नहीं मिला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एक प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या है, चक्रीय बेरोज़गारी क्या है और मौसमी बेरोज़गारी क्या है। तो तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला है कि कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। तो ये कौन सा देश बन गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान बन गया। तो जापान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था और किसके शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, यानी कि 1739 में इसमें आक्रमण किया था और किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। और यही जो है जो मयूर सिंहासन को ले गया था, कोहिनूर हीरा ले गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि किसने बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। और झांसी में किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला है कि पुरुषों के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 नागेश ट्रॉफी को किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका ने जीता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है नागेश ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है, तो कर्नाटका ने जीती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि स्पोर्ट करंट अफेयर्स में 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। आप ये मान लो कि 2 क्वेश्चन फिक्स है, शिफ्ट में हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1856। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो अफ्रीका में पाए जाते हैं और कुछ भारत के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, भारत में भी पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में भी पाए जाते हैं। तो ये सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला है कि किसने चेन्नई ओपन 2024 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो सुमित नागल ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित नागल ने चैम्पियन चेन्नई ओपन 2024 जीता है। अगला है कि IFSC का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1929 में इनमें से किसने खुदाए खिदमत गिर संगठन की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि खुदाए खिदमत गिर भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि वर्ल्ड विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो सर ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मिट्टी और समृद्धि का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि केसरिया रंग ये साहस और प्रतीक का चिन्ह है। सफ़ेद क्या है, सफ़ेद कलर तो सत्य पवित्रता का प्रतीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान में भारत किस देश के साथ मिलकर धर्म गार्जियन नाम से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। एक तो आपको याद रखना है कि वो एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होता है, और एक तो ये याद रखना है कि प्लेस स्थान उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। बस दोनों चीज़ें आपको ये याद रखना है मिलिट्री एक्सरसाइज से। तो जो धर्म गार्जियन है उसका आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। और ये भारत किस देश के साथ इसका आयोजन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये जापान के साथ। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में भी। अगला है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने लागू की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव 1757
और 1760 के दौरान पुनः 1765 और 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर था। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसने 1757 में प्लासी में जो सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ा था, कंपनी यानी कि ब्रिटिश कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था प्लासी के युद्ध में, वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की भी शुरुआत की थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल को। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। देश का पहला है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आईआईटी इंदौर में ये जो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस एस्टैब्लिश किया जाएगा उज्जैन में। तो उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज में क्या शामिल हुआ है, कौन सा स्थल शामिल किया गया है भारत का वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो आप सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। दूसरे कौन थे, तो अजीतनाथ। और पहले तो आपको पता है ऋषभदेव। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। तो ये भी आपको याद रखना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाहन होते हैं वो कर्नाटका में है सबसे ज़्यादा। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी। तो हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम्पी जो है उत्तरी कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर है। हम्पी जो है हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हम्पी में स्मारकों के समूह को 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था हम्पी को। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार कितने बैंक व्यक्तियों को उनकी लवारिस जमा खातों की खोज करने के लिए डिज़ाइन किए गए उद्गम पोर्टल में शामिल किए गए हैं। तो 30 व्यक्तियों को। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और उद्गम का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया ये मनाया जाता है 3 मार्च को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फोटो में जो लिखा है आप उसे पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि फ़ोटो एक ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगला है कि भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2047। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला है कि जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। और काली चूड़ियों के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत ने एशियन गेम 2023 में कितने पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि कुछ ऐसे 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत ने एशियन गेम्स 2023 में, जो कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, चीन के हांगजू शहर में आयोजन इसका किया गया था। तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे। तो 107 पदक जीते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 गोल्ड,
38 रजत और 41 कांस्य पदक के साथ 107 टोटल पदक जीता था भारत ने एशियन गेम्स 2024 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूं कि जैसे कि 2023 में जो 19वां एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, 19वां संस्करण इसका आयोजन किया गया था, चीन के हांगझू शहर में इसका आयोजन किया गया था। और 2023 का शुभंकर क्या था? चेन कांग लियान लिथिन। तो ये इसका 2023 का शुभंकर था, मस्कट था। और एशियाई खेल के समापन समारोह में जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे वो PR बिरजेश थे 2023 के एशियन गेम्स में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि विंबलडन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है कि किस टीम ने IPL 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने जीता था। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। KKR ने 2024 का IPL 2024 का खिताब जीता था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उम्मीद है ये लास्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर और स्टैटिक GK GS का सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, ये फिक्स हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कराया है। अगर आपने लास्ट दिन में लास्ट टाइम 5 जून से पहले ये सभी टॉपिक के क्वेश्चंस आप पढ़कर जाते हैं तो आपसे एग्जाम में इन टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं गलत होएगा। तो अगर आपको सेशन बेहतरीन लगा हो तो अपना फीडबैक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।